F-20 एक बेहतरीन फाइटर विमान था जिसे कभी प्रोडक्शन में नहीं लाया गया। ये शब्द एविएशन लेखक स्टीव पेस के थे, जिन्होंने इस डिजाइन का गहराई से अध्ययन किया था, जो अफसोस की बात है बड़े पैमाने पर नहीं बना और उनसे असहमत होना मुश्किल है। ये विमान, जिसे सोवियत तकनीक का मुकाबला करने और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, हर जरूरी मानक पर खरा उतरा, फिर भी ये कभी आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी तेज स्क्रैम्बल क्षमता और लंबे समय तक उपयोगी रहने की खूबी, जिसने F-16 को भी पीछे छोड़ दिया था, अब लॉस एंजलिस साइंस सेंटर में रखे एक म्यूजियम पीस का हिस्सा भर हैं। सवाल है, सिर्फ 3 प्रोटोटाइप ही क्यों बने? सच्चाई यह है कि F-20 एक राजनीतिक और नौकरशाही घाट में फंस गया, जिससे दिखता है कि नीतियां सैन्य तकनीक को कैसे प्रभावित करती हैं। समय से पहले, रद्द होने से पहले, सबसे खूबसूरत लेकिन कभी न बनाए गए विमानों में से एक ने ऊंची उड़ान भरी थी। परिकल्पना और डिजाइन। F-20 नॉर्थरॉप के F-5E टाइगर 2 का अपग्रेड है, जिसे शीत युद्ध में MiG-21 से मुकाबले के लिए बनाया गया था। 1980 में टाइगर 2 के पेश होने के लगभग एक दशक बाद राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपनी सख्त हथियार निर्यात नीति के बावजूद टाइगर 2 को बदलने और सहयोगी देशों को उपलब्ध कराने के लिए नए विमान के विकास की अनुमति दी। इस कार्यक्रम का नाम पहले FX था, बाद में F-20 रखा गया। इसका उद्देश्य टाइगर 2 से बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन इसमें अमेरिकी वायुसेना जैसे उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम नहीं लगाए जा सकते थे। ये शर्त इसलिए थी क्योंकि F-20 को बड़े पैमाने पर बनाकर सहयोगी देशों को बेचना था, लेकिन अमेरिका उन्हें सबसे उन्नत विमान नहीं दे सकता था, क्योंकि राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने हथियार निर्यात पर सख्त नीति अपनाई थी। इसके अलावा चिंता थी कि सहयोगी देश भविष्य में दुश्मन बन सकते हैं, इसलिए अमेरिका उन्हें उन्नत विमान नहीं देना चाहता था। इसलिए F-20 की शुरुआती डिजाइन एक मुख्य सिद्धांत का पालन करती थी कि यह विमान टाइगर 2 से बेहतर होना चाहिए, लेकिन इसे अपनी पूरी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाना चाहिए, जो इंजीनियरों के लिए थोड़ा उल्टा लगता है। सबसे बड़ा बदलाव इंजन में था। F-20 में जनरल इलेक्ट्रिक F-404 इंजन लगा था, जो टाइगर 2 के J-85 इंजन से 60% ज्यादा थ्रस्ट देता था। टाइगर 2 की अधिकतम ताकत लगभग 7000 पाउंड फोर्स या 16 किलो न्यूटन थी, जबकि टाइगर शार्क के सिंगल इंजन ने 11000 पाउंड फोर्स या लगभग 49 किलो न्यूटन ताकत पैदा की। अगर टाइगर शार्क का वजन जोड़ें, जो खाली होने पर लगभग 12000 पाउंड है, यानी टाइगर 2 से करीब 2500 पाउंड ज्यादा, तो नए विमान का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.13 होता है। इससे F-20 लगभग माक 2 की गति तक पहुंच सकता था, यानी 2124 किलोमीटर या 1320 मील प्रति घंटा, 55,000 फीट से ज्यादा की फ्लाइट सीलिंग और 52,800 फीट प्रति मिनट की क्लाइंब रेट हासिल कर सकता था। तुलना में इसका पूर्ववर्ती केवल मैक 1.63 तक जा सकता था। इसकी सर्विस सीलिंग लगभग 3000 फीट कम थी और इसकी क्लाइंब रेट भी काफी कम थी, लगभग 34,500 फीट प्रति मिनट। भविष्य अब है, बूढ़े आदमी, नए नॉर्थरॉप बेबी ने कहा, जब वह तेजी से चढ़ा, उड़ा और उसकी रेंज भी ज्यादा थी। टाइगर 2 की असली कॉम्बैट रेंज करीब 140 मील 220 किमी थी, जिसमें 20 मिनट का फ्यूल रिजर्व शामिल था। नए टाइगर शार्क की सबसे सीमित रेंज, जब उस पर अधिकतम हथियार लोड किए जाते थे, 170 मील या 280 किलोमीटर तक थी। कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन में कम हथियारों की जरूरत होने पर टाइगर शार्क ड्रॉप टैंक के साथ 350 मील 560 किमी तक उड़ सकता था। नए इंजन का एक और बड़ा और अक्सर अनदेखा पहलू है इसकी मीन फ्लाइट आवर्स बिफोर फेलियर रेट, जिसे आमतौर पर MFHBF कहा जाता है। यह मूल रूप से किसी अपेक्षित खराबी से पहले की औसत उड़ान घंटों की संख्या है। टाइगर शार्क का F-404 इंजन FF-16 के प्रैट विटनी FF-100 इंजन से आधे से भी कम पार्ट्स वाला है, इसीलिए इसका फेलियर रेट बेहतर है, हर खराबी पर 190 घंटे, जबकि FF-100 में सिर्फ 45 घंटे। FF-404 इतना विश्वसनीय था कि पहला FF-20 प्रोग्राम बंद होने से पहले करीब 1500 घंटे तक उड़ा। ये तकनीकी सुधार सिर्फ इंजन के कारण नहीं है, पंखों का आकार करीब 1.5% बढ़ा, खासकर लीडिंग एज एक्सटेंशन से, जिससे कुल लिफ्ट एफिशिएंसी लगभग 12% बढ़ गई। टाइगर शार्क की फुर्ती को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से बेहतर किया गया, जो मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में बदलाव है। टाइगर 2 के पायलटों ने धीमी पिचिंग की शिकायत की थी,
जिसे 30% स्टेबलाइजर बढ़ाकर हल किया गया, जिससे टर्न रेट 20 डिग्री प्रति सेकंड से बेहतर हो गया। टर्न रेट वह गति है जिससे हवाई जहाज मुड़ता है। मानक टर्न रेट एयरलाइनर्स में 3 डिग्री बाई सेकंड है, जबकि F-16 का टर्न रेट लगभग 20 डिग्री बाई सेकंड है, जो टाइगर शार्क का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। बाकी बाद में बताएंगे। टाइगर 2 की तुलना में टाइगर शार्क सुपरसोनिक गति पर 47% अधिक टर्न रेट से मुड़ सकता था। फुर्ती और गति में सुधार का एक और बड़ा कारण इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री थी। टाइगर शार्क टाइगर 2 से कुछ हजार पाउंड भारी है, लेकिन अगर इंजीनियरों ने टाइगर 2 के धातु हिस्सों की जगह फाइबर ग्लास का इस्तेमाल न किया होता तो यह अंतर और बढ़ जाता। कॉकपिट को पूरी तरह से फिर से डिजाइन किया गया, जिसमें बड़ा हेड्स अप डिस्प्ले और पूरा हैंड्स ऑन थ्रॉटल व स्टिक कंट्रोल सिस्टम था, जो प्रतिस्पर्धी विमानों से अधिक विश्वसनीय माना गया। हथियारों की बात करें तो टाइगर शार्क में 2 M39 नाग तोपें थीं, जो 20 बाई 102 मिमी के राउंड्स को 1500 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर करती थीं, उन सभी पर जो विमान को देखकर नहीं छुपे। प्रोडक्शन मॉडल में M39 तोपों की जगह फोर्ड की हल्की और तेज फायरिंग टाइगर क्लॉ तोपें लगाने की योजना थी। तोपों को छोड़ दें तो टाइगर शार्क को उन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें उस समय के अन्य प्रतिस्पर्धी विमान दिखा रहे थे। इसमें मार्क 80 सीरीज के बम, मैवरिक एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, AIM-9 साइडवाइंडर और AIM-7 स्पैरो एयर टू एयर मिसाइलें थीं। इस डिजाइन के लिए टाइगर शार्क बिल्कुल सही लगा। यह प्रोग्राम शेड्यूल से 32 महीने पहले पूरा हुआ, जो आमतौर पर सैन्य प्रोग्रामों के विपरीत है, और नॉर्थरॉप के अधिकारी इससे बहुत खुश थे। यह विमान टाइगर 2 से बेहतर था, लेकिन यह सबसे बेहतरीन विमान नहीं था। इसके उत्पादन में गिरावट की शुरुआत टेस्टिंग से ही हो गई थी। शानदार प्रदर्शन, या फिर ऐसा है। F-20 का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने सहयोगियों को हथियार देना था। इस विमान का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध में अमेरिकी सहयोगियों को बेचना था, ताकि सोवियत प्रभाव रोका जा सके। कुछ अमेरिकी सैन्य प्रणाली में भी इस्तेमाल होते। उस प्रतियोगिता में F-20 का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी F-16 था, और शुरुआती परीक्षणों के दौरान टाइगर शार्क वास्तव में उस समय के सबसे लोकप्रिय लड़ाकू विमानों में से एक को बुरी तरह पछाड़ रहा था। नॉर्थरॉप टाइगर शार्क का परीक्षण जल्दी करना चाहता था, ताकि विदेशी वायुसेना के पायलट, जिनके लिए यह विमान डिजाइन किया गया था, उन्हें जल्द से जल्द उड़ाने का मौका मिल सके। नॉर्थरॉप के परीक्षणों में स्क्रैम्बल टाइम, 40,000 फीट पर मिशन के लिए सक्षम स्थिति तक पहुंचने का समय, विभिन्न ऊंचाइयों और एयर स्पीड रेंज में टर्न रेट्स और एक्सेलरेशन शामिल थे। हथियार प्रणालियों की तैनाती, शस्त्रों का सफलतापूर्वक उपयोग, मिशन प्रोफाइल्स की सफलतापूर्वक पूर्णता। F-20 बेहद तेजी से स्क्रैम्बल कर सकता था, F-16 की तुलना में कहीं ज्यादा जल्दी, क्योंकि इसमें कम हथियार होते थे। टाइगर शार्क को कम मेंटेनेंस चाहिए थी, हर फ्लाइट घंटे पर 15 घंटे, जबकि F-16 को 34 घंटे मेंटेनेंस चाहिए। हालांकि F-16 में ज्यादा फायर पावर था और उसकी रेंज टाइगर शार्क से ज्यादा थी, लेकिन प्रदर्शन में टाइगर शार्क भी बराबरी पर था, और विश्वसनीयता और मेंटेनेंस लागत के मामले में वो कहीं बेहतर था। आखिरकार यही नॉर्थरॉप की मुख्य दलील थी। F-16 की बजाय F-20 खरीदने से जीवन चक्र में होने वाली बचत की लागत वसूल हो जाती। हालांकि अमेरिकी वायुसेना सहमत नहीं थी, और टॉम मार्टिन व रेचल श्मिट द्वारा टाइगर शार्क केस स्टडी के इंटरव्यू में एक अधिकारी ने कहा कि नॉर्थरॉप के दावे से वायुसेना में उसकी विश्वसनीयता काफी घट गई थी। नॉर्थरॉप के अधिकारी जाहिर तौर पर उन कई समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे थे जो परीक्षण के दौरान भी सामने आई थीं। F-16 की तुलना में रेंज और हथियारों की कमी के अलावा F-20 में कुछ ऐसी समस्याएं थीं जो उसके छोटे आकार से अलग नहीं की जा सकती थीं। उदाहरण के लिए, इसके पंखे नीचे लगे होने से क्लियरेंस कम थी, और लैंडिंग गियर की स्थिति के कारण हथियार पंखों के बाहरी सिरों पर रखने पड़ते थे। जहाज के मुख्य हिस्से और पंखों पर लोड के बीच दूरी जितनी बढ़ती है, वजन उतना सीमित होता है। इसलिए टाइगर शार्क हार्ड पॉइंट्स पर केवल 1000 पाउंड ही ले जा सकता था। तुलना में F-16 बिना बड़े अंडरविंग पाइलॉन के प्रति पंख 6000 पाउंड लोड कर सकता था। पाइलॉन इस्तेमाल होने पर F-16 अपने हार्ड पॉइंट्स पर 17,000 पाउंड तक ले जा सकता है। बेशक यह बहुत ज्यादा हाई जी मैन्यूवर नहीं कर सकता, लेकिन यह काफी ज्यादा वजन ले जा सकता है। इस मामले में F-20 इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। कमियों के बावजूद कम से कम 10 देश टाइगर शार्क खरीदने में रुचि रखते थे।
बहरीन पहला ग्राहक था और दक्षिण कोरिया ने स्थानीय उत्पादन पर भी विचार किया। कई विदेशी पायलटों ने F-20 का परीक्षण किया, लेकिन 2 अमेरिकी पायलट डैरिल कॉर्नेल और डेव बार्न्स परीक्षण उड़ानों में मारे गए। जांच में साबित हुआ कि F-20 में कोई डिजाइन दोष नहीं था। दोनों पायलट ज्यादा जी-फोर्स से बेहोश हुए थे। हालांकि यही वजह F-20 परियोजना के अंत का कारण नहीं थी। इन दो दुखद घटनाओं और युद्ध क्षमता में F-16 के बेहतर होने के बावजूद टाइगर शार्क ने जहां मायने रखता था वहां अच्छा प्रदर्शन किया। कागजों पर इसकी लागत सिर्फ $10.7 मिलियन थी, जो F-016A की 12.4 और $15.15 मिलियन से सस्ती थी। F-20 की यूनिट लागत F-16 से लगभग 50% कम थी। ईंधन खपत 53% कम थी और कुछ आंकड़ों में यह अन्य शीर्ष डिजाइनों से 4 गुना अधिक विश्वसनीय था। सबसे बढ़कर F-20 के पास दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने की क्षमता थी, जिसका मतलब था कि यह लगभग 40 किलोमीटर या 24 मील की दूरी पर भी हमला कर सकता था। यह उस समय टाइगर 2 और F-16 नहीं कर सकते थे। F-16 को यह अपग्रेड 1989 में मिला, जो F-20 की पहली उड़ान के 7 साल बाद था। असल में टाइगर शार्क ने सिर्फ युद्ध में F-16 को पीछे छोड़ा था। F-20 की समाप्ति की वजह उसकी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि राजनीति थी। एक नौकरशाही दुस्वप्न का केंद्र। समझाने के लिए समय में पीछे चलते हैं। 1970 के अंत में ताइवान अमेरिका से ऐसा फाइटर विमान चाहता था जो चीन के विमानों का मुकाबला कर सके। उसी वक्त चीन अमेरिका से संबंध सुधार रहा था और ताइवान को अमेरिकी समर्थन अपने हितों के लिए खतरा समझता था। इसलिए स्टेट डिपार्टमेंट ने कई हथियारों के निर्यात पर रोक लगा दी और यहां तक कि F-4 फैंटम 2 के पुराने मॉडल भी, जिनमें ताइवान रुचि रखता था, उन्हें भी निर्यात करने से मना कर दिया। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1970 में एक नीति घोषित की, जिससे नाटो, जापान और ऑस्ट्रेलिया को हथियारों की बिक्री सीमित हुई। उन्होंने कहा, अमेरिका शांति समर्थक और सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता दोनों नहीं हो सकता। उसी समय सोवियत नए डिजाइन के विमान बेच रहे थे और अमेरिका के मित्र देश डसॉल्ट मिराज 2000 जैसे विकल्प चुन रहे थे। राष्ट्रपति कार्टर की नीति सफल नहीं रही, क्योंकि शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण एजेंसी के सहायक निदेशक बैरी एन ब्लैशमैन ने बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद दुनिया भर में हथियारों की बिक्री बढ़ी। इसके अलावा ताइवान की नए विमान की जरूरत बनी रही और कुछ सालों तक नया विमान डिजाइन न करने के बाद 1980 में FX कार्यक्रम के तहत ये प्रतिबंध हटा लिया गया। कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों के अनुसार इस कार्यक्रम को स्वयं फंड करना था और स्टेट डिपार्टमेंट टाइगर शार्क विमान का विपणन करेगा। 1981 तक ताइवान ने अपना AIDC FCK-1 इंडिजिनस डिफेंस फाइटर विकसित करना शुरू कर दिया था, जिससे F-20 में उसकी रुचि कम हो गई थी। सोवियत के अफगानिस्तान आक्रमण के चलते राष्ट्रपति रीगन ने पद संभालते ही पाकिस्तान को 40 F-16 सहित सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए। कई सहयोगी देशों ने इसे राष्ट्रपति कार्टर के उस वादे का उल्लंघन माना, जिसमें उन्होंने किसी को भी सबसे उन्नत विमान न बेचने का वादा किया था, और अब वे सभी F-16 विमान चाहते थे। F-20 को उच्च प्रदर्शन के बावजूद द्वितीय श्रेणी का माना गया, जबकि वेनेजुएला, तुर्की और ग्रीस ने F-16 को ही चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को उसके IAI लावी फाइटर के विकास में भी मदद की, और जब ये सब हो रहा था, नॉर्थरॉप अपने दम पर F-20 परियोजना को फंड कर रहा था, इस वादे की प्रतीक्षा करते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका नया फाइटर बेचेगा। अन्य कंपनियों के विपरीत नॉर्थरॉप F-20 को विदेशी सेनाओं को नहीं बेच सकता था, क्योंकि ये F-20 की शर्तों में से एक थी। 1984 तक साफ था कि स्टेट डिपार्टमेंट F-20 बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था। संसदीय सुनवाई में वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल थॉमस बार्कर ने कहा कि वायुसेना F-20 का प्रचार नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि 4 साल में अमेरिका ने 29 देशों को 100 लड़ाकू विमान बेचे हैं, जबकि फ्रांस के विमान निर्यात से दिखता है कि कम लागत वाले लड़ाकू विमानों का बाजार है, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। नौसेना ने युद्ध प्रशिक्षण में विरोधी विमान की भूमिका में इस्तेमाल करने के लिए F-16 खरीदे थे, और ऐसी अफवाह थी कि उन्हें आखिरकार सिर्फ इसलिए बेचा गया, जैसा कि फुटबॉल में कहा जाता है, गोल के सामने बस खड़ी कर दी जाए। 1986 में 6 साल की निराशा और खरीदार न मिलने के बाद नॉर्थरॉप ने आखिरकार इस परियोजना को बंद कर दिया। अब तक इस कार्यक्रम से उन्हें कम से कम $1.2 बिलियन का नुकसान हुआ था। यह उस समय अमेरिकी रक्षा उद्योग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश था।
नुकसान के बावजूद नॉर्थरॉप ने F-16 के पक्षपात का विरोध नहीं किया। वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर प्रोजेक्ट विकसित कर रहे थे, जो बेहतरीन मशीनों में से है, और सरकार से अच्छे संबंध रखना चाहते थे। ये एक समझदारी भरा फैसला था। हालांकि विमानन प्रेमियों को उन प्रोटोटाइप विमानों से बहुत लगाव होता है जो कभी बड़े पैमाने पर नहीं बने, और टाइगर शार्क के लिए भी इस लगाव की कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कभी होना ही नहीं था। ये परियोजना कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी। सबसे पहले इसका मुख्य मुकाबला था प्रसिद्ध F-16 से, एक ऐसा विमान जिसे न केवल वायुसेना और इसके निर्माता जनरल डायनेमिक्स ने सक्रिय रूप से प्रचारित किया, बल्कि पीछे मुड़कर देखने पर वह विमान बेहतर विकल्प भी साबित हुआ। दोनों फाइटर पॉइंट डिफेंस में अच्छे थे। टाइगर शार्क कुछ क्षेत्रों में बेहतर था, लेकिन F-16 के एवियोनिक्स कमजोर होने के बावजूद उसमें जबरदस्त विकास की क्षमता थी। निर्णयकर्ताओं ने भी यह समझा, इसलिए अमेरिका ने F-20 के इस्तेमाल पर विचार नहीं किया। F-20 F-5 डिजाइन की चरम सीमा थी। यह अपनी पूरी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर रहा था, जबकि F-16 किसी नई चीज की बस शुरुआत थी। F-20 की बिक्री पूरी तरह बंद थी और स्टेट डिपार्टमेंट ने इसकी खराब मार्केटिंग की। उसकी सेकेंड टियर और इंटरमीडिएट डियर डेजिग्नेशन ने उसे एक सस्ता धातु का टुकड़ा बना दिया था, और बेहतरीन लागत, प्रभावशीलता और जीवन शैली लागत के बावजूद उसकी छवि कभी अपनी ही परछाई से बाहर नहीं निकल पाई। टाइगर शार्क को गलत सोच के साथ बनाया गया था। नॉर्थरॉप को लगा कि कम से कम तीसरी दुनिया के देशों को यह सस्ता विमान पसंद आएगा। यह साबित हुआ कि यह सोच गलत थी, क्योंकि विकासशील देशों ने अमेरिका द्वारा उन्हें उन्नत लड़ाकू विमान बेचना दोस्ती का संकेत माना, और उन्नत विमानों की बिक्री से इनकार करना खराब संबंधों का संकेत था। आर्थिक तर्क के बावजूद तीसरी दुनिया के खरीदारों ने किफायतीपन की बजाय प्रदर्शन और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी। इकारस के विपरीत F-20 कभी सूरज के पास नहीं गया और उड़ान भी नहीं भर सका, क्योंकि इसे गलत समय, जगह और बाजार के लिए बनाया गया था। 3 में से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। तीसरा, टाइगर शार्क लॉस एंजलिस साइंस सेंटर में सुरक्षित है, जो याद दिलाता है कि कई बार हमारा भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता। देखने के लिए धन्यवाद।